डेली फैक्ट्स में आपका स्वागत है। यह है ऑडियो बुक जंक्शन और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं सरकारी चाय के लिए किताब का अध्याय चौथा। अध्याय 4। धूप बहुत हो गई है, इस भरी गर्मी में कैसे कमरा ढूंढेंगे। अटल ने परेशान होकर कहा, देख, धूप तो ऐसे ही रहेगी और ये सहन करना भी जरूरी है। जिसको यहां की सर्दी, गर्मी, बारिश, धूप सहन नहीं हो सकती है, उसके लिए नहीं बना है कोटा। ये मुसीबतें तो सिर्फ सांकेतिक है, कुछ वास्तविक रुकावटें भी आएंगी और उस पल लगेगा कि सब छोड़ छाड़ के चलते हैं गांव। अगर उस वक्त तक सहन कर लिया तो फिर आपका जीतना तय है। ज्ञानी पुरुष की तरह अमीश ने रात को देखी हुई इंस्टाग्राम रील की बातें अटल के सामने बड़े सुझले हुए, विद्वान के स्वर में उड़ेल दी। मैं कुछ नहीं जानता किसी चीज के बारे में, बस इतना मालूम है कि मुझे नौकरी लगना है जल्दी से जल्दी। आंखों में चमक लिए, मुट्ठी भींचे, सीधा तानकर आत्मविश्वास से ओतप्रोत अटल बोला। ग्रामीण परिवेश में जहां सरकारी नौकरी का स्तर आज भी पैसे कमाने से अधिक है, वहां ये नहीं देखा जाता कि कौन सी नौकरी करता है, वहां ये देखा जाता है कि सरकारी नौकरी है या नहीं, और अगर नहीं है तो इसे कैसे प्राप्त किया जाए। सरकारी नौकरी अब स्टेटस का परिचय बन गया है, जो राजा महाराजा की तरह के जीवन से समकक्षता रखता है। जिसके घर में एक नौकरी है उसे समाज छोटे मोटे जागीरदार के रूप में देखती है। जिसके घर में 2 या 3 हैं, उनकी गिनती तो बड़े जागीरदारों में आती है। और अगर परिवार में 2-3 बड़े बड़े पदों वाली नौकरियां मिल जाए तो समाज उस घर को राजदरबार मानकर सम्मान देते हैं। हालांकि वर्तमान में सोशल मीडिया में कुछ ऐसे जीवों को भी देखा गया है जिनके पास खाने कमाने का कोई साधन हो या ना हो, लेकिन फेसबुक पर पोस्ट लिखेंगे, हमारी क्या बराबरी करोगे, हम नौकरी करने वाले गुलाम नहीं, नौकरी देने वाले सुल्तान हैं। जैसे तो मोहम्मद शाह रंगीला की बुआ की बेटी की ननद का लड़का हो। पर मालूम कैसे चलेगा कि इनको कमरा किराए पर देना है। भोलेपन के साथ अटल ने कहा, गांवों से पहली बार आकर किराए से कमरा ढूंढने वाले ऐसे ही होते हैं। छात्रों को इतने सारे नए क्रियाकलापों से गुजरना पड़ता है जो सच में इससे पहले कभी गांवों में उनके ज़हन में भी नहीं आते होंगे। कभी कभी मालूम भी नहीं चल पाता है कि किस जगह किस तरीके का सलीका रखना है और किस जगह कौन से निर्देशों का पालन जरूरी है। गांव और शहर के जीवन में भिन्नताएं तो है, लेकिन दोनों की तुलना करके किसी एक जगह के जीवन को श्रेष्ठ बताना उचित नहीं है। हालांकि तुलना में कुछ कारकों की मध्यस्थता रखी जाए तो निसंदेह दोनों जगहों का जीवन अलग अलग मायनों में श्रेष्ठ नजर आएगा। शुरुआत से ही देहाती जीवन व्यापन करने वाले व्यक्ति के रहन सहन, चाल चलन, भाषा बोली में निसंदेह देहातीपन नजर आएगा। लेकिन देहातीपन को तुलनात्मक रूप से निम्न जीवन शैली मानना भी एक तरह से अज्ञानता का परिचय है। सरल साधारण दिखने वाली चीजें गुणवत्ता में कमजोर हो, ये जरूरी नहीं। अक्सर सुनने को मिल जाता है कि गांव के लोग शर्मीले स्वभाव के होते हैं, औसतन तौर पर कम शिक्षित होते हैं, भोलेपन का भंडार होते हैं, प्रत्येक कार्य को फूंक फूंक कर करते हैं और रिस्क नहीं लेते। ये सभी बातें सत्य तो है, लेकिन इसके पीछे के मूल भाव को लोग समझ नहीं पाते। गांव में कोई नया व्यक्ति जाता है तो उसको सुना जाता है, जबकि शहरों में जाने वाले देहाती को बोलने तक का अवसर नहीं मिल पाता। गांव में जीवन की सुरक्षा को केंद्र में रखकर इस बात का बखूबी से ध्यान रखा जाता है कि जीवन चाहे साधारण रहे, कम भौतिक सुखों की प्राप्ति हो, पर भौतिक सुखों की प्राप्ति में ऐसा न हो जाए कि बचे हुए जीवन को और अधिक परेशानियों में उलझा दे। शहरों में जाने वाले छात्र का स्वभाव कैसा भी हो, लेकिन अटल जैसे लड़के शहरों को पूरा जानकर भी अनजान थे बहुत सी चीजों से। सिर्फ सादा जीवन का सादा खाना, सादा रहन सहन और कपड़े, यही सारी बातें सम्मिलित रूप से अटल को शहरों से 2 दशक पुराना कर देती है। हालांकि सादा का मतलब पुराना नहीं होता। सोशल मीडिया के आने से सारी चीजों की जानकारी तो हो जाती है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं मिल पाता है। इसलिए अटल अभी पुराना ही था। पुराना लगे भी क्यों ना, किसी 50 साल पुराने व्यक्ति ने आजीवन सड़क बिजली देखे हैं,
तो किसी ने 8वीं पास कर लेने के बाद घर में बल्ब जला हुआ देखा है। किसी ने सुबह के नाश्ते में ड्राई फ्रूट और ऑमलेट खाए हैं, तो किसी ने रात की बासी रोटी दूध में चूरकर। ये तथाकथित सभ्य और गवार वाला अंतर का खेल तो यही से शुरू होता है बच्चों के दिलो दिमाग में, और फिर ये अंतर आजीवन रहता है। एक लकीर खींच जाती है छोटी उम्र में ही, ऐसी खाई बन जाती है जिसे सरकारें अथक प्रयास के बावजूद भी पाट नहीं पा रही है। लगातार 1 घंटे तक गलियों में घूमकर थक जाने के बाद अटल बोला, किसी से देते भी है या नहीं? रे दादा, ये जितने भी मकान दिख रहे हैं ना, सबने किराए से दे रखे हैं। इस पूरे एरिया में शायद ही कोई मकान ऐसा होगा जिसमें किराएदार नहीं रहते हो। लंबी सांसें लेकर अमीश रुमाल से चेहरे का पसीना साफ करते हुए चला। अटल को एहसास होने लगा था कि ये काम जितना आसान सोचा था उतना है नहीं। इसलिए ही तो छात्र अपने पुराने और कम सुविधा वाले कमरे को भी नहीं बदलते, क्योंकि पहले से ज्यादा बेहतर सुविधायुक्त कमरा मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कभी कभी सुनहरे भविष्य की तलाश में वर्तमान भी नष्ट हो जाता है। अरे देखो, अटल ने बड़े से 3 मंजिल मकान के बाहर टू लेट का बोर्ड देखकर कहा। नहीं नहीं, वहां कमरा लेना अपने बस का नहीं है। एक कमरे का किराया ही 8-10 हजार से कम नहीं बताएंगे। मकान के डिजाइन और अटल की हैसियत दोनों के अतिशीघ्र तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात अमीश ने पूर्व अनुभवों के आधार पर कहा। दोनों पैदल पैदल अब तक 8-10 गलियों में घूम चुके थे। पसीने से लथपथ होकर हार मानने के मुहाने पर खड़े थे। कमीज टपक रही थी, माथे पर शिकन की लकीरें स्पष्ट नजर आ रही थी। अमीश थक चुका था, लेकिन हार मानना उसके अहम पर चोट लगना जैसा था। और दूसरी बात कि ये काम उसे ही करना था, चाहे वो कमरा आज ढूंढ ले या 10 दिन घूमते रहे। समय अधिक लगना अमीश के लिए अच्छी रबर नहीं थी। अटल भी थक चुका था, क्योंकि वो ये अंदाजा नहीं लगा पाया था कि ये कार्य इतना मशक्कत भरा होगा। ऊपर से गर्मी की मार उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। अटल मन बनाकर कोटा आया था कि बिना किसी तरह की औपचारिकता के पहले ही दिन से मैं अपने सपने को साकार करने के लिए मेहनत करने लग जाऊंगा, और जब तक मैं अपनी सफलता हासिल न कर लूं तब तक रुकूंगा नहीं। लेकिन अब अटल के मन में प्रश्न चिन्ह उठने लगा था कि कमरा मिलेगा भी या नहीं। मिलेगा तो कब मिलेगा? कब से मैं पढ़ने लगूंगा? यही सब सोचते सोचते दोनों आगे बढ़ गए। यार, थक गए हैं, अभी तो वापस चलते हैं, अटल ने हार मानते हुए कहा। अमीश भी यही चाहता था। फिलहाल दोनों अमीश के कमरे में लौट आए। कमरे में आते ही अमीश ने कूलर को चालू कर दिया, जिससे कमरे में ठंडी हवाओं का प्रवेश हुआ। अटल अपनी शर्ट खोलकर कूलर के सामने जाकर खड़ा हो गया। आतः जन्नत मिल गई भाई इस कमरे में, सच में यार। अटल तपती गर्मी के बाद एक शारीरिक सुखद अनुभव लेते हुए बोला। जोर से हंसता हुआ अमीश बोल पड़ा, अच्छा तो महाराज ये कमरा पसंद आ गया ना? ठीक है, फिर इसी कमरे में रह लेना। अब कमरा छड़ूने की मत कहना, वरना पता नहीं क्या होएगा। अटल अभी कोई जवाब देकर जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर में ही ठंडी हवा के चलने और दिन भर घूमने से नींद आ गई। लाइट के चले जाने से कूलर पंखे बंद थे। पूरे कमरे में गर्मी की दहशत फैली हुई थी। फिर भी बगल में सिर्फ चड्डी पहने हुए अमीश इस कदर सोया हुआ था, जैसे जहांगीर को राजपाट संभलाकर अकबर अपने रंगमहल के मखमली बिस्तरों पर 16 डिग्री टेम्परेचर पर एयर कंडीशनर चालू करके सो रहा हो। अटल गोली चलने की आवाज से उठ खड़ा हुआ। उठने के बाद अटल की 150 की गति से धक-धक करती हृदय की धड़कनों की गति कम होने लगी, क्योंकि कमरे में आतंकवादी नहीं बल्कि कोई दरवाजे को बजा रहा था। अटल ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा एक 20 बरस की लड़की काले रंग का सलवार सूट पहने सामने खड़ी थी। अटल इस तरह एकदम से इतने करीब किसी लड़की को खड़ा पाकर अपने होश हवास गवा बैठा और कुछ बोल ही नहीं पाया। नहीं पूछ पाया कि वो कौन है और इधर क्यों आई है। साथ में ही भूल गया कि उसकी पीछे पलंग पर अमीश नाम की फिल्म निर्वस्त्र पड़ी है। दरवाजा खोलते ही लड़की का ध्यान पलंग पर गया, जहां का नजारा देख हंसते हुए वो लड़की पीछे मुड़कर पास वाले कमरे में चली गई। अटल मन ही मन खुश तो हुआ,
क्योंकि जीवन में पहली बार कोई लड़की उसके सामने उसकी तरफ देखकर हंसी होगी। हालांकि ये भी गलतफहमी थी, क्योंकि वो अटल को देखकर नहीं हंसी थी। वो तो अमीश के निर्वस्त्रासुर के अवतार को देखकर हंसी थी। कुछ देर कुर्सी में बैठकर इस घटना के एक्शन रिप्ले देखने से अटल को एहसास हुआ कि वो उसे देखकर नहीं, इसको देखकर हंसी थी, और मन ही मन अटल को शर्म आने लगी। अटल ने अपना फोन देखा तो मालूम चला शाम के 6 बज चुके हैं। अटल हाथ मुंह धोकर आया तो देखा अमीश भी पलंग पर लेटे हुए ही अपने फोन को चला रहा था। मुझे जगाया क्यों नहीं? बहुत लेट हो गया है, अमीश ने आंखें मसलते हुए कहा। मैं भी अभी उठा हूं। अटल ने बस इतना ही कहा। लड़की ने आज अमीश को जिस स्थिति में देखा, उसके बाद अमीश को बताना उचित नहीं लगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था इस शांति के बीच महाभारत शुरू हो जाए। ओ शिट यार, आज तो पानी भरा ही नहीं, पता नहीं नल आ भी रहा होगा या चला गया होगा। कहते हुए अमीश अपनी मटकी को उठाकर बाथरूम की तरफ जल्दीबाजी से गया। अटल अब समझ गया कि वो लड़की शायद पानी भरने को कहने आई होगी। कुछ देर बाद फिर से कमरा ढूंढने निकल गए, लेकिन आज अटल के हिस्से में कमरा नहीं आया और अंत में निराश वापस लौट आए और खाना बनाकर खाकर बिना ज्यादा चर्चा किए सो गए। कमरा ढूंढने का आज दूसरा दिन था। मकान के बाहर टू लेट का बोर्ड देख बेल बजाई तो एक आदमी घर से बाहर निकला। क्या करते हो? कौन कौन रहोगे? कहां से हो? क्या पढ़ते हो? पूछने के बाद, देखो अगर यहां रहना है तो कोई दोस्त नहीं आएंगे, खाना पीना बिल्कुल नहीं चलेगा, रात को 10 बजे गेट के लॉक लग जाएगा, अपना आधार कार्ड की फोटो कॉपी देनी पड़ेगी और किराया एडवांस ही देना पड़ेगा। कहते हुए अपनी सारी शर्तें एक एक कर गिना दी। अटल के पास विकल्प न होने से हाथ में सर हिलाते हुए कमरे तक गए। अंदर का कमरा था। कमरा दोनों को पसंद आया। अटल ने मन, कर्म, वचन से उस कमरे को अपना मान लिया था। पलंग कहाँ रखना है, किताबें कहाँ रखनी है वगैरह सारी चीजों के लिए अटल ने मन में पुलाव बना लिए थे, लेकिन ताश के पत्तों से बनाया उसका ये महल इतने जल्दी गिर जाएगा, उसने सोचा नहीं था। अंकल जी किराया कितना रहेगा? अटल की उत्सुकता किराया जानने की थी तो पूछ लिया। किराया? अच्छा पहले ये बताओ खाना तो नहीं बनाएगा ना? बनाऊंगा। नहीं नहीं, हम खाना बनाने वालों को नहीं देते, कहकर वो आदमी कमरे को वापस बंद करके बाहर आ गया। अटल को खाना बनाना भी अपनी बेइज्जती लगा। खाना नहीं बनाने देते तो फिर खाएंगे क्या? अटल ने मकान के बाहर आकर अमीश ने सवाल किया। यही कोटा है भैया, जहां सबका काटा जाता है बिना चाकू छुरी के ही, आमीश ने हंसते हुए जवाब दिया। जब ही मैं सोचूं अपना देश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। सब लोगों को अपनी अपनी चिंताएं हैं, देश की और देश के लोगों की नहीं। अटल ने अंकल की बात को अपने अहम पर लेते हुए उसे राष्ट्रीय समस्या का रूप दे दिया। अब तो ऐसा लग रहा जैसे कमरा नहीं धमाल फिल्म में 44 ढूंढ रहे हो। अटल ने मुस्कुराते हुए कहा, तू तो बड़े बाप की औलाद हो रहा है, तुझे तो किचन भी चाहिए, कमरा भी होटल जैसा हो, बाहर लुगाई भी बैठी न रहे, क्यों नहीं बैठी रहेंगी? उनके बाप का मकान है, अमीश ने गुस्सा करते हुए कहा। अटल कुछ नहीं बोला पर धीरे धीरे स्वयं की अनपेक्षित उच्च आकांक्षाओं को समझ रहा था। बाहरवास में सब चीजें अपने अकॉर्डिंग नहीं हो सकती है, हमें समझौता करना ही पड़ता है। अटल समझ गया था कि घर जैसा स्वर्ग दुनिया में कहीं और तो नहीं है। ठीक है, सिंगल कमरा ही ले लूंगा, पर अभी तो भूख लग रही है, कुछ खाकर कमरे में चलते हैं, फिर शाम को एक बार फिर ढूंढ लेंगे। अगर कमरा मिल जाएगा तो ठीक, वरना तेरे साइड वाला कमरा ले लूंगा। अटल ने अदना सा मुंह बनाते हुए कहा। भूख ज्यादा थी और खाना बनाने तक का इंतजार नहीं हो पाता, इसलिए दोनों ने खड़ी कचौरी खाकर पेट भर लिया और सीधे अपने कमरे की तरफ लौट आए। आते ही अमीश बिना कुछ बोले अपनी टेबल में बैठकर पढ़ने लग गया। अटल ने देखा कि उसके फोन पर उसके पिता की 2 मिस कॉल पड़ी हुई है। अटल ने तुरंत ही कॉल बैक करना ठीक समझा। हाँ बेटा, क्या कर रहा है? उधर मां की आवाज थी। कुछ नहीं मम्मी, बस बैठा हूं। बैठा ही रहता है,
या पढ़ाई भी करता है? पढ़ता हूं, अभी ही उठा हूं पढ़कर, अटल ने मां की खुशी के लिए कह दिया। ये सुनते ही अमीश मुस्कुराते हुए अटल की तरफ देखने लग गया। हाँ, बस मन लगाकर पढ़ा कर, अच्छे से पढ़ेगा तो ही नौकरी लगेगा। हाँ मम्मी, बस इतना ही कह पाया अटल, क्योंकि उसे यहां कदम कदम पर मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था और वो ये भी जानता था कि ये मुसीबतें आगे और बढ़ने वाली थी। मुझे दे फोन, तू तो सिर्फ पढ़ने ही पढ़ने की बातें करती है, जैसे तो एक दिन में ही नौकरी लगाएगी। टाइम लगता है, अभी तो कल परसों गया ही है। वो अपने गांव का लड़का 7 साल रहा था जयपुर में, तब जाकर पुलिस में भर्ती हुआ है। पिता नरसिंह ने पास में बैठकर अटल से बात कर रही सरोज से कहा, अभी जाते ही एकदम से दिन रात मत पढ़ने लग जाना, आराम भी किया कर थोड़ा। पूरी नींद निकाला कर नरसिंह ने सरोज से फोन लेकर कहा। यह सब सुनकर अटल का दिमाग घूम गया था, क्योंकि अभी तो उसकी शुरुआत भी नहीं हुई थी। उससे पहले ही उससे इस तरह की उम्मीद जुड़ गई थी और इन उम्मीदों पर उसको खरा उतरना है तो उसे उस तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा जिस तरीके से उस पर भरोसा किया जा रहा है। अटल शर्ट उतारकर पलंग पर लेट गया और थोड़ी ही देर में कूलर की ठंडी ठंडी हवा होने से नींद आ गई। उठ जाओ महाराज और चाय पी लो, अमीश बोला। चाय पीने के बाद दोनों फिर से निकल पड़े। ये जो सरकारी नौकरी है ना, ये लोगों के संघर्ष की कहानी है और इस दुनिया में सबसे कठिन कार्य है मन मारना। जो अपने मन को मारने तक का जिगर रखेगा, सफलता उसके पीछे दौड़ती हुई आएगी। गलियों में पैदल घूमते हुए भीहे सिकोड़कर हाथों के इशारों से अगीश अटल को गंभीर होकर ज्ञान पेल रहा था। सरकारी नौकरी जितने त्याग करवाएगी, करूंगा, हर हद पार करूंगा। मुझे आज कमरा नहीं मिल रहा है दोस्त, लेकिन देख लियो, एक दिन मैंने उधर बसंत बिहार में 3 मंजिला कोठी खरीद देनी है। अटल पूरे जोश के साथ ऊंचे स्वर में बोला, जैसे तो कोई नेता जनता के सामने निर्माण कार्य करवाने की प्रतिज्ञा ले रहा हो। जो संघर्ष है इन गलियों में है, असलियत में वो जीने का संघर्ष है। ऐसा जीवन जीने का जो गरिमामय हो। अगर कसा जाए किसी भी कसौटी में तो उसमें नजर न आए कहीं भी निम्न जीवन स्तर। विस्तार योजना में एक मकान के बाहर टू लेट का बोर्ड देखकर अटल ने फटाक से बेल बजा दी। हाँ बोलो भैया। अंदर से एक महिला बाहर आई। आंटी जी, कमरा लेना है किराए से, मैं अकेला रहूंगा, खाना भी बनाऊंगा। अटल ने एक साथ सारी बात बोल दी, क्योंकि ऐसा न हो कि पहले की तरह बात आगे बढ़ने के बाद दिल टूटे। क्या नाम है? मेरा अटल। पूरा नाम क्या है? अटल बिहारी। अटल बिहारी वाजपेयी? नहीं, सिर्फ अटल बिहारी ही है। आप तो ये बताओ, कमरा मिल जाएगा क्या? अटल ने गंभीर मुद्रा में आंतरिक क्रोध धारण कर कहा, क्योंकि उसे पता लग गया था कि ये महिला उसका मजाक उड़ा रही है। कौन जात हो? महिला भी गंभीर होकर बोली। तो ऐसा बोलो ना कि जाति बताओ। हर सब है हम तो। अमीश ने बीच में ही टोकते हुए कहा। नहीं भैया, हम इन्हें नहीं देते। महिला ने कहते हुए दरवाजा बंद करने की कोशिश की। आज कमरा नहीं दोगी ना आंटी, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कल आपकी बेटी हमारे साथ भाग जाएगी ना, तब कर लीजिएगा सारा आपका हिसाब। वही लगाइए आपका जोड़ और आपकी विद्या। उस महिला को सुनाते हुए अमीश आगे बढ़ गया। पीछे महिला बड़बड़ाने लगी, लेकिन तब तक दोनों ने गली पार कर ली थी। अरे पर क्यों? जब बोर्ड लगा है, कमरा खाली भी है, किराए पर भी देना है, तो मुझे क्यों नहीं दे सकती कमरा? भोलेपन के देवता अटल ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि तू हरसब है और लोग हरसब को नीची जाति मानते हैं। ऐसे नीच लोग तथाकथित नीची जातियों को कमरा नहीं देते हैं, बस इस वजह से। अमीश ने कहा, क्या आदमी है साले, अब सब इनके हिसाब से होगा क्या? जाति क्या है? कुछ भी हो, इनको क्या करना है? मुझे तो सिर्फ इनके कमरे में रहना है, शादी ब्याह थोड़ी करना है। कोई शक्ल देखता है, कोई जाति देखता है, कोई पैसा देखता है। साला कमरा नहीं ढूंढ रहे हैं, कुंडलियां मिलवा रहे हैं पंडित से। बाकी कुछ का अलग ही रोना धोना, अदरक लहसुन, चाल चलन ठीक रखना, किराया एडवांस लेंगे,
आधार कार्ड देना पड़ेगा, लड़कियों को देंगे, फैमिली को देंगे। अब या तो इन सालों को किराएदार नहीं, एक सुंदर लड़की चाहिए जिसको ये दिन भर ताड़ते रहें, या फिर ऐसा किराएदार जो गाय बनकर रहे। लड़कों के लिए तो कमरा ही नहीं बनाया है इन्होंने। अब इन जाहिलों के लिए या तो लिंग परिवर्तन करवाओ, साथ में दाढ़ी भी बनवाओ और आकर ले लो मनपसंद कमरा, या फिर घूमते रहो बसंत विहार से विस्तार योजना तक पैदल पैदल इस भरी गर्मी में। और वो फैमिली को देंगे वाला रोना। अरे सालों, गुस्से में परेशान अटल बोलता जा रहा था, क्योंकि उसे अब सही मायनों में शहरों की असलियत का अंदाजा हो रहा था। उधर अमीश इन सब बातों को पहले से ही जानता था, तो सिर्फ अटल की बातों पर मुस्करा रहा था। इस तरह आज भी अंधेरा हो चला था, लेकिन कमरा नहीं मिला। फिर वही रोज की उदासी छाने लगी। अब वो रोमांस जो नई चीजों में होता है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। अब इतनी शक्ति नहीं बची थी कि और चला जाए कमरा ढूंढने के लिए। अब बस दोनों की हालत ये हो गई थी कि आज तो जैसे तैसे अमीश के कमरे तक पहुंच जाए और जाते ही सो जाए। इतने में ही अमीश का फोन बजा। कमरा मिला या नहीं? मार साहब ने पूछा। नहीं मिल रहा, अमीश ने जवाब दिया। वो रहा ना रामकरण जी मार साहब का, उसमें खाली है। सच में? फिर तो उससे बढ़िया कहां मिलेगा। दोनों गए, बेल बजाई, कमरा देखा, पसंद भी आ गया और 2300 रुपए महीने के किराए के साथ आखिरकार उनको कामयाबी हाथ लगी गई। सरकारी नौकरी की कठिन यात्रा का एक हिस्सा था अपनी पढ़ाई के लिए एक ठिकाना मिलना। 2 दिन की कोशिशों के बाद जब उसे कमरा मिला तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी खुशी ऐसी थी जैसे उसने तीसरे विश्व युद्ध को जीत लिया हो, जैसे ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद पूरे देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया हो। वैसे ही ये केवल एक कमरा नहीं था, बल्कि ये अटल के लिए एक प्रतीक था। उसकी मेहनत की पहली जीत, उसकी पहचान बनाने की दिशा में पहला कदम। ये कमरा उसे कोटा के संघर्ष में पहली बड़ी सफलता का एहसास करवा रहा था, जैसे किसी धुंधले रास्ते पर पहला उजाला दिखाई दे रहा हो। वो इस छोटे सी जीत को अपनी बड़ी यात्रा का हिस्सा मान रहा था। तो दोस्तों, ये था सरकारी चाय के लिए बुक का चौथा अध्याय। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल डेली फैक्ट्स को। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।